गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी लवर्स। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइज हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री की क्लास 2-3 हो चुकी थी वैदिक सभ्यता की। आपको गाइज ये पता होगा कि पॉलिटी की क्लास अभी 2 हो चुकी हैं, तो 2 पॉलिटी की क्लास पढ़ा देती हूँ, फिर 2 हिस्ट्री की। ऐसे क्या है कि हमारा पॉलिटी में संविधान भी शुरू हो जाएगा, अधिनियम खत्म हो जाएंगे और इधर वैदिक सभ्यता खत्म हो जाएगी। 2-3 क्लास और हैं गाइज इसकी, और जो वीडियो है इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी। इससे आप अपनी तैयारी और बेटर कर सकते हैं, अपनी तैयारी और अच्छी इम्प्रूव कर सकते हैं। गाइज कुछ भी डाउट लगता हो मैं लाइव आती हूँ, आप पूछ सकते हैं या आप कमेंट में कर दिया करो, तो मैं आंसर सबके देती हूँ, सारे कमेंट देखती हूँ सबके, तो वहाँ आपको आंसर मिल जाते हैं। एक दिन गाइज लाइव रहती है 9 बजे। वहाँ पे तैयारी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, आप लोगों के डाउट्स होते हैं, बता देती हूँ पढ़ाई वगैरह कैसे करना है, टाइम टेबल कैसे बनाना है। बाकी एक दिन क्लास रहती है, तो अभी 2 हिस्ट्री की क्लास आएंगी, फिर पॉलिटी की। अगर आपने पुरानी क्लास नहीं ली तो आप ले लेना, शुरू से पढ़ाया है पूरा, तो आप वहाँ पे ले सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं क्लास। हम पढ़ रहे थे गाइस वैदिक सभ्यता, यानी कि वैदिक सभ्यता में अब क्या पढ़ेंगे तो वैदिकोत्तर साहित्य पढ़ेंगे। अब इसमें क्या होता है गाइस, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ये पूरा टॉपिक मेंस का है पूरा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्री में ये नाम आ जाते हैं, वो भी वहाँ पे आते हैं 4 ऑप्शन में दे दिए जाएंगे आपको, इकट्ठे नाम यहाँ पे दे दिए जाएंगे। तो कथन वगैरह में आते हैं क्वेश्चन यूपीएससी लेवल के। वैसे यहाँ ये पूरा मेंस का पोर्शन है, तो वहाँ पे मेंस की पर्पज से पढ़ाया है, इसके PDF भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ हम पढ़ेंगे वेदांग। गाइस वेदांग क्या होता है, उत्तर वैदिक काल में वेदों के अर्थों को समझने के लिए जिस विषय का विकास किया गया था उसे वेदांग कहा जाता था। यानी जो उत्तर वैदिक काल था वहाँ पर वेद थे, मतलब वेद जो पढ़ते थे उनका अर्थ इन्हें समझते थे, तो उन विषयों का मतलब विकास किया जाता था, तो उसे वेदांग कहा जाता था। यानी उत्तर वैदिक काल में ये जो अर्थों को पढ़ते थे, मतलब वेदों के अर्थों को, उनका अर्थ निकालने के लिए जिस विषय का विकास किया उसे क्या कहा गया गाइस, तो उसे वेदांग कहा गया। क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, क्वेश्चन आता है कि वेदांग की संख्या कितनी है, तो वेदांग की संख्या है गाइस 6। कितनी है वेदांग की संख्या, तो वेदांग की संख्या है 6। कौन कौन से हैं, सबसे पहला है व्याकरण। सबसे पहला क्या है वेदांग, तो व्याकरण को वेदों का मुख कहा जाता है। यानी आपको पता है कि हिंदी की उत्पत्ति ही व्याकरण में मानी जाती है, क्योंकि व्याकरण के बिना हिंदी हमारी अधूरी है। तो यहाँ वेदांग की बात चल रही है, तो व्याकरण को वेदों का मुख कहा जाता है। ज्योतिष, वेदों की आँख, निरुक्त, वेदों के कान, इसे भाषा विज्ञान भी कहा गया है। जो निरुक्त होते हैं उन्हें वेदों के कान और इसे भाषा विज्ञान भी कहा गया है। फिर है नंबर 4 शिक्षा को वेदों की नाक, छंद, वेदों के पैर, कल्प, ऐसे सूत्र जिनमें, कल्प क्या होते हैं थोड़ी डेफिनेशन बढ़ा दी है क्योंकि ये 3 मार्कर में क्वेश्चन आ जाता है। ऐसे सूत्र जिनमें विधि एवं नियमों का प्रतिपादन किया गया हो कल्प सूत्र कहलाते हैं। यानी विधि और नियम का प्रतिपादन किया गया हो, यानी बताया गया हो उसके बारे में, उसको क्या कहा जाता है, तो उसे कल्प सूत्र कहा जाता है। गाइस ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लेना इस पर, क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए मैंने कराए हैं। प्रीलिम्स में भी आए हैं यहाँ से क्वेश्चन इसमें, और मेंस में भी आए हैं। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। गाइस हम पढ़ रहे थे कल्पसूत्र, तो ये कल्पसूत्र इसलिए मैंने बताया था 3 मार्कर में क्योंकि इसकी 4 प्रकार भी हैं। वो कौन कौन से हैं उनको भी डिटेल में पढ़ लेते हैं। कल्पसूत्र कितने होते हैं, तो ये होते हैं 4। कौन कौन से, पहला है स्रोत सूत्र। स्रोत सूत्र किसे कहा जाता है, इसमें यज्ञ एवं कर्मकांडों का उल्लेख है। वो कौन सा होता है,
तो वहाँ स्रोत सूत्र होता है। इसमें कर्म यज्ञ और कर्मकांडों के यानी जो यवन होते हैं, कर्मकांड यानी पुराण वगैरह जो होते हैं, उसका उल्लेख होता है स्रोत सूत्र में। दूसरा है गृह सूत्र। तो गृह सूत्र क्या होते हैं? इसमें राजा प्रजा के कर्तव्य, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग एवं 16 संस्कार बताए गए हैं। यानी जो राजा प्रजा यानी जो राजा होता है, राजा के कर्तव्य, प्रजा के कर्तव्य, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग एवं जो ईश्वर मतलब हमें ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो सकती है, कैसे हम ईश्वर के मार्ग पे जा सकते हैं, उसका मार्ग बताया है। और जो 16 संस्कार हैं, संस्कार बता दूंगी कौन कौन से, वो बताए गए हैं। फिर है तीसरा धर्मसूत्र। तीसरा कौन सा है? धर्मसूत्र। तो इसमें मनुष्य के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। कौन कौन से? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। गाइस देख लेना, ये लिखे हुए हैं, अर्थ, धर्म, मोक्ष और काम। चौथा है शुल्ब सूत्र। चौथा कौन सा है? शुल्ब सूत्र। इसे भारतीय रेखा गणित का जन्मदाता माना जाता है। जो शुल्ब सूत्र होता है उसे यही क्वेश्चन बस इसमें यही आना है कि भारतीय रेखा गणित का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो वो है गाइस शुल्ब सूत्र। ये चारों हो गए कौन कौन से? स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। ये किसके प्रकार है? तो ये कल्प सूत्र। फिर है संस्कार। अभी पढ़े थे, क्वेश्चन आना है, 101% संस्कार से क्वेश्चन आता है। तो संस्कार का अर्थ क्या होता है? तो संस्कार का अर्थ होता है शुद्धिकरण। संस्कारों का मुख्य उद्देश्य अशुभ शक्तियों के प्रभाव से व्यक्ति को बचाना है। यानी अशुभ शक्ति, कुछ बुरी शक्तियाँ होती है, उसका जो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है उनसे बचाना है। किसका कार्य है? तो संस्कार का। संस्कार की संख्या कितनी है? तो 16। कौन कौन से हैं? तो चलिए गाइस पढ़ते हैं उनको। जो 16 संस्कार हैं, अब हम पढ़ रहे थे गाइस संस्कार। तो संस्कार की संख्या कितनी थी? तो संस्कार की संख्या थी 16। कौन कौन से हैं? तो पहला है गर्भधारण। पहले संस्कार में संख्या आप ऐसे ऊपर नीचे नहीं कर सकते, जिस नंबर पे जिसको लिखा गया है उसका वही नाम है, बस इसमें यही मिस्टेक हो जाती है, आपको नंबर ही याद रखने हैं। सबसे पहला है गर्भधारण, फिर है दूसरा नंबर पुंसवन, तीसरा है सीमंत्रण, चौथा है जातकर्म, यानी जब जातकर्म होता है बच्चे का नाम वगैरह रखा जाता है, जाति वगैरह बताई जाती है। उसके बाद में है नामकरण, इसमें राशि से नाम रखते हैं, 5वां संस्कार। छठा है निष्क्रमण, 7वां है अन्न प्रशासन, खीर वगैरह खिलाते हैं। 8वां है मुंडन होता है, चूड़ाकर्म इसको मुंडन भी बोलते हैं। फिर 9वां है कर्णवेधन, यानी कान में मतलब बाली वगैरह पिनाई जाती है, बुआ वगैरह पिनाती हैं, कुछ होगा, फिर कर्णवेधन। 10वां है विद्या का आरंभ, यानी कि हमारी विद्या पढ़ाई आरंभ हो जाती है 10वें संस्कार में। 11 है उपनयन, यानी इसमें थोड़ी आयु बड़ी हो जाती है। फिर 12वां है वेदारंभ, हम वेद पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। केशांत, किशोर अवस्था हो जाती है। 14 है समपरिवर्तन, यानी हमारे उम्र में परिवर्तन हो जाता है। फिर होता है विवाह, उम्र में परिवर्तन, फिर विवाह यानी बड़े हो जाते हैं। फिर है 15वां संस्कार विवाह, और यहाँ हो जाती है अंत्योष्टि। आपको पता होगा इसका मतलब। तो ये 16 संस्कार खत्म है गाइस। 16 संस्कार मोस्ट इम्पोर्टेंट है इनके नाम, और ये आप नंबर ऊपर नीचे नहीं कर सकते, जो है जिस नंबर को वैसे ही आपको याद करना है। यहाँ जो मैंने नंबर दिखाया एक बार आप देख लें इसको ढंग से, और PDF भी आपको मिल जाएगा, बाकी साथ में आप नोट्स बनाते चलना। अब पढ़ते हैं आगे, जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट संस्कार हैं, थोड़ा उनका मैं डिटेल बता देती हूँ। अब उपनयन संस्कार एक बता दे रही हूँ, इसमें इसकी डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है। इसका संबंध शिक्षा प्राप्ति से था। ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य के बच्चों का उपनयन संस्कार होता था। किसके बच्चों का होता था? तो गाइस ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के बच्चों का होता था। इसमें ब्राह्मण के बच्चों की, जो ब्राह्मण के बच्चे थे उनकी शिक्षा का प्रारंभ होता था 8 वर्ष के वो होते थे। तो जब 8 वर्ष के जो होते थे ब्राह्मण के बच्चे, तब उनकी शिक्षा का प्रारंभ होता था। क्षत्रिय थे
तो क्षत्रिय का था 10 वर्ष। जब वो 10 वर्ष के हो जाते थे क्षत्रिय के बच्चे, तो इनका शिक्षा प्राप्ति की ओर वो जाते थे क्षत्रिय के बच्चे। और वैश्य की उम्र थी, जो वैश्य के बच्चे होते थे उनकी थी 12 वर्ष। तो गाइस इम्पोर्टेंट नहीं है, बस बताने के लिए क्या है। अब गाइस ये नोट जो मैंने लिखे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है। महिलाओं तथा शूद्रों का उपनयन संस्कार नहीं होता था। महिलाओं और शूद्रों का उपनयन संस्कार नहीं होता था। उपनयन संस्कार के बाद बालक द्विज कहलाता था, यानी जिसका उपनयन संस्कार हो जाता था वो बालक क्या कहलाता था, यानी शिक्षा प्राप्ति कर लेता था तो वो द्विज कहलाता था। दूसरा नोट है, संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक पाणिनि, यानी संस्कृत की आपको पता है व्याकरण की पहली पुस्तक कौन है, पाणिनि द्वारा रचित। किसने रची थी? पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो अष्टाध्यायी। पुस्तक का नाम क्या है? अष्टाध्यायी है, जिसे बाद में पतंजलि ने महाभाष्य नामक टीका लिखी। मतलब जो पुस्तक थी उसमें पतंजलि ने बाद में महाभाष्य नामक टीका लिखी थी। दूसरा नोट है, छंद पर लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी है? तो वो है छंद शास्त्र। कौन सी है? छंद शास्त्र, जिसकी रचना पिंगल मुनि ने की, इसीलिए इसे पिंगल छंद कहते हैं। एक और नोट है, ज्योतिष पर लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी, मतलब किसके द्वारा लिखी गई थी? लगध मुनि की वेदांग ज्योतिष थी। यानी जो लगध मुनि थे उनकी पहली पुस्तक ज्योतिष पर कौन सी थी? तो वेदांग ज्योतिष, जिसका कालक्रम था 1350 ईसा पूर्व माना गया। अब हम पढ़ेंगे गाइस जो विवाह होते थे। आपको पता है विवाह की संख्या कितनी होती थी? तो 8। उनको पढ़ लेते हैं, कौन कौन से थे वो गाइज। अब हम पढ़ेंगे विवाह। तो विवाह कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के, डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला है ब्रह्म विवाह। सबसे पहला कौन सा है? तो ब्रह्म विवाह। क्या होता है इसमें? दोनों पक्ष की सहमति से किसी सुयोग्य वर से कन्या का विवाह निश्चित कर देना ब्रह्म विवाह कहलाता है। यानी जो दोनों पक्ष होते हैं, यानी जो लड़के वाले होते हैं और लड़की वाले होते हैं, तो लड़की के लिए एक सुयोग्य यानी कि बहुत अच्छा शिक्षित हो, वो उसके लायक हो, वो वर देख के दोनों पक्षों की सहमति होती है तो वो जो विवाह किया जाता है उसको कहा जाता है गाइस ब्रह्म विवाह। दूसरा है देव विवाह। तो देव विवाह क्या होता है? किसी सेवा कार्य जैसे धार्मिक अनुष्ठान के मूल्य के रूप में अपनी कन्या को दान में दे देना देव विवाह कहलाता है। यानी किसी सेवा कार्य है, किसी धार्मिक अनुष्ठान है के रूप में कन्या का दान दे देना क्या कहलाता है? तो देव विवाह कहलाता है। तीसरा है आर्य विवाह। इसमें क्या होता है? वर से एक या 2 जोड़े गाय बैल धर्मार्थ लेकर विधि पूर्वक कन्या देने को आर्य विवाह कहा जाता है। यानी जो वर से, मतलब जो लड़की वाले होते हैं वो वर से, यानी जो लड़के की तरफ होते हैं, लड़के के माता पिता या लड़के को मान लीजिए वहाँ से 2 जोड़ी बैल या कुछ सामान लेके गाय बैल ले लेते हैं, फिर विधि पूर्वक लड़की के पापा होते हैं वो अपनी कन्या को दान में दे देते हैं, तो वो विवाह कहलाता है आर्य विवाह। चौथा है प्रजापत्य विवाह। चौथा क्या है? प्रजापत्य विवाह एक प्रकार का हिंदू विवाह है। इस तरह का विवाह ब्रह्म विवाह के समान है। यानी जो ब्रह्म विवाह के समान है, सिर्फ इसमें क्या किया जाता है कि दुल्हन के पिता कुछ उपहार के रूप में दूल्हे को नहीं देते, वो देते हैं किसको? दूल्हे के पिताजी को। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्रजापत्य विवाह। कौन कौन से हो गए गाइस? ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह और प्रजापत्य। 4 विवाह और बचे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है गाइज, पढ़ना है आपको सारे। 5वां है गाइज असुर विवाह। 5वें विवाह का नाम है असुर। इस विवाह में कन्या के परिजनों को मूल्य देकर कन्या को खरीदा जाता है। यानी जो कन्या के परिजन होते हैं यानी घर वाले, उनको कन्या का मूल्य यानी पैसे दे दिए जाते हैं और उसे खरीदा जाता है और कन्या की सहमति के बिना विवाह करा दिया जाता है।
इस तरह से किए गए विवाह को असुर विवाह कहते हैं। यानी कन्या के घर वालों को मूल्य दे दिया जाता है और उस रुपए से उसे खरीद लिया जाता है और उसकी बिना सहमति के बिना ही उसका विवाह करा दिया जाता है। उस विवाह को असुर विवाह कहा जाता है। छठवां है गंधर्व विवाह, जिसे कहते हैं प्रेम विवाह और आज के ज़माने में कहा जाता है कोर्ट मैरिज, लव मैरिज जो हो, प्रेम विवाह सारे मैरिज इसी में आ जाती है, गंधर्व विवाह में। सातवां है राक्षस विवाह। कन्या की सहमति के बिना उसका अपहरण करके जबरदस्ती विवाह कर लेना क्या कहलाता है? राक्षस विवाह। यानी कन्या का अपहरण कर लिया जाता है उसको और उससे जबरदस्ती विवाह कर लिया जाता है, तो वो ऐसा विवाह राक्षस विवाह कहलाता है। आठवां है पैशाच विवाह। सोई हुई कन्या का अपहरण कर ले जाना तथा उसके साथ जबरदस्ती विवाह कर लेना पैशाच विवाह कहलाता है। यानी कन्या कोई सोई हो और उसको अपहरण करके ले जाते हैं, फिर उसके साथ जबरदस्ती विवाह कर लेते हैं, वो विवाह कहलाता है पैशाच विवाह। तो गाइज अभी ये वैदिक सभ्यता खत्म नहीं हुई, अभी बची है। अब हम पढ़ेंगे स्मृति वगैरह, मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, वो पढ़ेंगे अगली क्लास में, क्योंकि क्लास काफ़ी बड़ी हो जाती है, बोरिंग सी लगती है। फिर इसलिए मैं सोच रही हूँ कि हिस्ट्री आपको अच्छे से पढ़ाऊँ। पूरा NCERT बेस है, मेंस लेवल का है पूरा, तो आप अच्छे से गाइड पढ़िए, नोट्स बनाइए। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो मैं एक दिन छूट के लाइव आती हूँ, आप वहाँ जुड़ सकते हैं। लाइव का टाइम है वही रात 9 बजे, तो आप जुड़ सकते हैं लाइव से। बाकी गाइज कुछ भी क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है, इसमें डाउट लगता है या समझ नहीं आए, तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ जाएँ तो आपको PDF मिल जाएगी। मिलते हैं गाइज अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।